और ये ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है। मैं शर्मा जी को ये अनुरोध करूंगा कि पूरे देश में जितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जिनके पास सीवेज वाटर अवेलेबल है, वहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सेग्रीगेशन करने के लिए रूफटॉप सोलर बनाएंगे, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में 70% कॉस्ट पावर की है। और मेरा कमिटमेंट है, या मुझे लगता है, होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, पर कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन मिल जाए तो वो 70 रुपये आएगा, 70-75 रुपये, 300, 350, 400 किलोमीटर चलेगा। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की कार है, इतनी सुंदर है, मर्सिडीज से भी अच्छे कंफर्ट्स है उसमें, ना हवा ना पोल्यूशन करती ना कुछ करती। टोयोटो की है, उसका नाम है भविष्य, जापान की है वो। तो मैंने जानबूझ के लाया, क्योंकि मैं बोलता था तो एक बार मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि तुम कुछ भी बोलते हो, पानी से हाइड्रोजन होगा, गाड़ी चलेगी, कैसे चलेगी? तो मैंने बोला तुम अब रुक जाओ, तुम्हारा भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैंने वो विक्रम किर्लोस्कर को कहा, जो टोयोटो का चेयरमैन है, मेरे को गाड़ी ला के दो। बोले सर क्यों? अरे बोला लोग विश्वास ही नहीं रखते। तो गाड़ी लाई और फिर मैंने घुमाई। अब वो गाड़ी में जो हाइड्रोजन भरना है, वो अभी तक वो फरीदाबाद का राम कुमार साहब बोल रहे थोड़ा रुको, उनका कुछ मशीन लगने का है, तो वो हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बाहर ज़्यादा घुमा नहीं पाता। पर वो गाड़ी अब पहले भर के दिया, काफ़ी घुमाई मैंने, तो लोगों का विश्वास हो गया कि हाइड्रोजन पे गाड़ी चलती है। हाइड्रोजन पे हवाई जहाज चलेंगे, हाइड्रोजन पर रेलवे चलेगी, हाइड्रोजन पर स्टील, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, केमिकल फैक्ट्री चलेगी। अब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में काम कर रहे हैं, तो देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला बने, ये हमको करना है। और इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन हमारा भविष्य का फ्यूल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी बदलाव हुआ। अभी 2 बातें आपसे वैसे संबंधित नहीं, पर एयर पोल्यूशन से संबंधित है कि हमको रोड अच्छे करने पड़ेंगे। क्योंकि ये मैं आता था, मुझे दिल्ली ज़्यादा मालूम नहीं है, पर जिंदगी भर एक नहीं भूलूंगा, धौला कुआं। जब भी हवाई जहाज से आता था नागपुर से, तो 1 घंटे 20 मिनट में आता था, और घर आने के लिए 1 घंटा 40 मिनट लगते थे, और धौला कुआं आधा घंटा रोज वहाँ रोक के रखता था। तो मैं पीछे पड़ा, तो डिफेंस वाले जगह ही नहीं देते थे, तो मैं अपने पद्धति से दिलाई जगह। अब धौला कुआं का ट्रैफिक जाम दूर हो गया, आपको भी अनुभव आया होगा। वहीं आधा पौन घंटा रुकते थे। तो मैं दिल्ली के आजू बाजू में 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ, सब काम शुरू है। दिल्ली का पेरिफेरल रोड पूरा हुआ है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पूरा, और अभी वो एयरपोर्ट के नीचे शिव मूर्ति से टनल डाल के एक वसंत विहार में और एक एयरपोर्ट T3 पे भी लेके जा रहे हैं। और दिल्ली मुंबई हाईवे बनाए, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में नया रोड बना रहे हैं, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से कटरा 4 घंटे में, 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। ये उसमें से 70-80% काम तो दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। तो गाड़ियों में जो रास्ते में जो गियर बदल के पोल्यूशन होता है, अगर रोड अच्छे बन जाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। दूसरी एक बात है कि कंस्ट्रक्शन में प्री कास्ट को मैंडेटरी करना पड़ेगा दिल्ली में। मैंने केजरीवाल जी को भी बताया, ये स्टील सीमेंट का ट्रांसपोर्ट फिर उड़ते रहता है, तो हमको इसको प्री कास्ट को मैंडेटरी करना या उसको कुछ इंसेंटिवाइज करना। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। पूरे दुनिया में ये आवश्यकता है, हर आदमी गाड़ी लेता है। मेरे यहाँ जो रोटी बनाने वाला नागपुर में, उसके पास भी सेकंड हैंड 2 गाड़ियाँ हैं। अब ये पहले हम सोचते अमेरिका में होता था कि वो सफाई करने वाली महिला गाड़ी में आती थी तो हम ऐसा देखते थे, देखो क्या। अब हमारे यहाँ भी वही होना। अब लोगों में, फैमिली में लोग 4 और गाड़ियाँ 6। और दिल्ली वाले तो नसीबवान है, क्योंकि हमने रोड तो उनके पार्किंग के लिए बनाए। कोई पार्किंग नहीं बनाता, सब लोग रोड पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो गाड़ी खड़े करेगा, उसका जो मोबाइल से फोटो निकाल कर भेजेगा, उसको अगर 1000 रुपये फाइन होगा तो 500 रुपये फोटो निकालने वाले को मिलेंगे। तो पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गुप्ता जी, तुम्हारे घर में भी पार्किंग नहीं है। अब इतना बड़ा घर, करोड़पति हो, इतना घर बनाते हो, तो 2 नीचे में 1 फ्लोर बना के 4 गाड़ी का पार्किंग भी बनाओ। मेरे घर में नागपुर में, गुप्ता जी आप आए हैं, मैंने 12 गाड़ियों का पार्किंग अंडरग्राउंड बनाया। मैं रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी करता। कहीं ना कहीं एक बात ये भी होनी चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है,
अब मेरे पास रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे आ रही है। अभी मैंने प्रेजेंटेशन देखा, डॉफलमेयर करके कंपनी है, वो ऑस्ट्रिया की है। तो उन्होंने अभी वियतनाम में हवा में चलने वाली बस दिखाई मुझे, 250 लोग बैठे थे ऊपर में, डबल डेकर। मैं अभी डबल डेकर ब्रिज बना रहा हूँ चेन्नई में, नीचे में रोड 6 लेन, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। फिर पूना में बना रहा हूँ एक ऐसे ही। अब नागपुर में मैंने बनाया, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो। तो मुझे लगा कि ये तो और अच्छा है कि इसके ऊपर तो हवा में ही चलेगी 250 की बस। तो आई एम ट्राइंग फॉर दैट कि पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हवा में चले और उसमें ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एयर पोल्यूशन को कम करना, CO2 में वैल्यू एडिशन करके इंडस्ट्री को इनकरेज करके, स्वाभाविक से हर आदमी CO2 को उसका यूटिलाइजेशन करके उसका वैल्यू एडिशन करे, ऐसी स्कीम बनाना। ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी फ्यूल के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल में इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर भी पैरेलल काम करना। और शर्मा जी से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि एक तरफ बड़ी बड़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, आप वर्ल्ड में ले रहे, रशिया में, ईरान में। मैं ईरान में गया था, ईरान में, तो प्रेसिडेंट को मिला था। तो वो आपका जो ONGC का जो झगड़ा चल रहा था ईरान से, वो कौन सा फील्ड है वो? हाँ, तो मैंने भी उस समय प्रधानमंत्री और उनसे भी बात की थी, तो देव प्रधान जी को बताया था, तो वो भी लेना चाहिए। पर हमारे देश में जो अल्टरनेटिव फ्यूल तैयार हो सकती है, उसमें आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई पॉलिसी बनाएंगे तो शायद, मेरा विश्वास है कि जैसे एक समय में इथेनॉल के लिए कहता था तो लोग बोलते थे कितनी क्वांटिटी आएगी, अब पड़ गया लोगों को कि इथेनॉल से हो जाएगा। तो कल CNG, LNG, ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी अपने देश में बनना शुरू हो जाएगा। तो इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि ये सब अल्टरनेटिव फ्यूल ग्रीन है। और इससे नए रोजगार निर्माण होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगी, और निश्चित रूप से इसके कारण देश में वेल्थ तैयार होगी। और 10 लाख करोड़ का इंपोर्ट है हमारा पेट्रोलियम का, और कंप्यूटर हार्डवेयर का भी ऐसे ही बढ़ रहा है, अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ऐसी नीति बनाकर उसमें फोकस करना पड़ेगा। और एक बात मेरी आपसे जरूर रिक्वेस्ट है कि हम लोग विकसनशील देश है, तो एक्सेंट्रिक व्यू पॉइंट लगाकर कोर्ट में जाकर NGO खोल के ये बंद करो, वो बंद करो, आवश्यक है, आपका भाव सही है, पर वी नीड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। लोगों को बेरोजगार करके और इकोनॉमी को संकट में डाल के भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे अब हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर हम कर नहीं रहे, हमारे पास यूरेनियम, थेरियम है, अभी पावर का शॉर्टेज शुरू होगा, तो फिर हमारे देश की इकोनॉमी कैसे आगे जाएगी? तो हमें जियोथर्मल में जाना पड़ेगा, थेरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर को भी सोचना होगा, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में 50,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट हाइड्रो पार्क वो भी निकालने होंगे, और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना होगा। सोलर पावर 38%, वो 60% तक हमारे बास्केट में लेके जाने के हमने तय किया है। तो सब प्रयास करते समय एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए एक बैलेंस अप्रोच भी रखना होगा। बैलेंस अप्रोच का मतलब मेरा कहना ये नहीं है कि पोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। एक तरफ पोल्यूशन को कम करने के लिए पूरे उपाय गंभीरता से आगे ले जाने पड़ेंगे, और इकोनॉमी को भी आगे ले जाना पड़ेगा। बिटवीन द लाइन वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट फॉर दैट, एंड दैट इज एग्जैक्टली द नीड ऑफ द कंट्री। तो आपका ये जो चर्चा सत्र है, मैं तो एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, पर इन सब बातों के आधार पर निश्चित रूप से एक फोकस किया हुआ एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन प्लान तैयार होगा, जो राज्य सरकार, भारत सरकार और डिपार्टमेंट को उपयोगी होगा, और निश्चित रूप से उसमें भविष्य में कामयाबी मिलेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।